Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 5 of chapter 23 of NBF Biology 12, and today we are going to learn about introduction to DNA replication and its models. आज हमने डिस्कस करना है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर। हम ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं उसमें आपको याद होगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, अगरचे वो इस क्लास में तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर गिवन है और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का भी एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अभी इस कोर्स में फ़िलहाल तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपके इस चैप्टर के अंदर वो भी टॉपिक गिवन है। तो इन टॉपिक्स को लर्न करने के बाद हमने ये देखा कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दो चीज़ें क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं और इन दो में से कौन सा मॉलिक्यूल हेरिडिटरी इन नेचर है, किस मॉलिक्यूल में हमारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लर्न किया था कि डीएनए दरअसल हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अब बकाया जो हमारे टॉपिक्स हैं वो डीएनए के इर्द घूमेंगे। तो इसी सिलसिले में ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे। अगरचे आज हम डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर के अंदर आपको मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। सिंथेसिस of new DNA molecule from existing DNA, from existing DNA यानी जो पहले से मौजूद डीएनए होता है उस डीएनए से एक नए डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाएगा। सो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए molecule from existing DNA molecule is called DNA replication। चूंकि ये एक सेल्फ सिंथेसिस प्रोसेस है, डीएनए इटसेल्फ अपने आप को सिंथेसाइज करता है, इस वजह से इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दिया गया। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो खुद से अपने आप को सिंथेसाइज करे, यानी वो रेप्लिकेट हो रही होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन is the process of synthesis of new DNA molecule from existing DNA molecule। जो मॉलिक्यूल पहले से मौजूद होगा उस मॉलिक्यूल को पेरेंटल मॉलिक्यूल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक पेरेंटल मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है। पेरेंटल मॉलिक्यूल जब रेप्लिकेट करता है तो इसकी रेप्लिकेशन के बाद प्रोड्यूस होने वाले दोनों मॉलिक्यूल्स डॉटर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल रेप्लिकेट हुआ और आफ्टर रेप्लिकेशन इस जैसे दो मॉलिक्यूल्स अब वजूद में आ गए, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो आफ्टर रेप्लिकेशन फॉर्म हुए, दीज टू मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आपने ये पेरेंटल डीएनए और डॉटर डीएनए इन दोनों का कॉन्सेप्ट याद रखना है। पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन से पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसे कहा जाएगा, और उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल वजूद में आएंगे उन मॉलिक्यूल्स को डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। यानी एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके सामने पेरेंटल डीएनए और उसके बाद प्रोड्यूस होने वाले ये दोनों डीएनए, इन्हें डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा।
तो जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल में पाया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इन दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स में मौजूद होगा। यानी ये दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। ना सिर्फ ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं, बल्कि जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है ये उसकी भी एग्जैक्ट कॉपीज होंगी। डीएनए रेप्लिकेशन का ये प्रोसेस दरअसल सेल साइकिल का एक बहुत ही अहम इवेंट होता है। सेल साइकिल के अंदर ये प्रोसेस कब परफॉर्म होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ सेल व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, तो लाइफ ऑफ अ सेल उसे कहते हैं सेल साइकिल। जैसे आपको ये लाइफ, किसी सेल की लाइफ की पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेल अपनी लाइफ के दौरान ये माइटोसिस परफॉर्म करता है, और माइटोसिस के दौरान जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, ये आपके सामने इस वक्त एक पेरेंट सेल है, और इस पेरेंट सेल में जब सेल डिवीजन हुई है, दैट इज माइटोसिस, तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली ये दोनों सेल्स, न्यू सेल्स, इन्हें डॉटर सेल्स कहा जाएगा। तो ये डॉटर सेल्स अब अपनी लाइफ के मुख्तलिफ इवेंट्स को परफॉर्म करते हुए आखिरकार दोबारा अपने पेरेंट सेल जैसे हो जाएंगे, फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि सेल की लाइफ में सेल डिवीजन के अलावा ये जितना भी फेज आप देख रहे हैं, इस पूरे फेज को, जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, G1 S फेज और G2 फेज, और बीच में एक G0 फेज भी है, तो इन तीनों को और इंक्लूडिंग G0 को इंटरफेज कहा जाता है। इसके लिए एक टर्म आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली इंटरफेस कहा जाता है। तो इंटरफेस के दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है। आप देख रहे हैं कि इंटरफेस में G1 और G2 फेजेस, ये 2 फेजेस हैं, इनके दरमियान में आपको S फेज नजर आ रहा है। सो S फॉर सिंथेसिस, S फॉर सिंथेसिस। तो यहां पर दरअसल डीएनए की रेप्लिकेशन टेक प्लेस होती है। सिंथेसिस किस चीज की हो रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंथेसिस फेज कहा गया है? दरअसल यहां पर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पेरेंटल सेल था उसके पास एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स मौजूद थे। इस तरह से इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं और दोनों क्रोमोसोम्स में 2-2 क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान आप देख रहे हैं कि पेरेंट सेल ने अपने क्रोमेटिड्स को डॉटर सेल्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस रेड क्रोमोसोम का भी एक क्रोमेटिड इस सेल के पास आ गया है और दूसरा क्रोमेटिड इस दूसरे डॉटर सेल के पास चला गया है। बिल्कुल इसी तरह से इस ब्लू क्रोमोसोम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका एक क्रोमेटिड इस सेल को मिल गया और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल को मिल गया। इस तरह से ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स जब सेपरेट हुए तो इसके जरिए दरअसल डीएनए की सेपरेशन हो गई है। यूं समझ लें कि इस पेरेंट सेल के पास अगर 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स थे तो अब एक डॉटर सेल के पास इस वक्त 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं। लिहाजा इस डॉटर सेल ने भी अगर दोबारा अपने पेरेंट सेल जैसा बनना है तो इसने भी अपने क्रोमोसोम में मौजूद एक सिंगल डीएनए को रेप्लिकेट करना है और 2 डीएनए उस जैसे बनाने। यानी ये रेड क्रोमोसोम के अंदर भी मौजूद डीएनए रेप्लिकेट होगा तो 2 डीएनए बन जाएंगे। इसी तरह ब्लू क्रोमोसोम के अंदर भी मौजूद डीएनए रेप्लिकेट होगा तो 2 डीएनए बन जाएंगे। तो आप देखिए कि ये अमल कहां पर परफॉर्म हो रहा है? एस फेज के दौरान। एस फेज से पहले इस सेल की शक्ल वैसी ही है जैसे अभी एक न्यूली बॉर्न सेल की थी, लेकिन एस फेज के गुजरने के बाद अब आप देखिए कि इसमें मौजूद क्रोमोसोम्स की शक्ल इस तरह से हो गई है कि इसमें एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स दोबारा से स्टैब्लिश हो गए। यानी हर एक क्रोमोसोम में जो डीएनए था वो दरअसल रेप्लिकेट हो गया है और उसकी रेप्लिकेशन के जरिए ये दूसरा उसका क्रोमेटिड भी रीगेन हो गया। तो आपने याद रखना है कि ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन है ये ड्यूरिंग एस फेज होती है सेल साइकिल में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए, द एग्जिस्टिंग डीएनए इज कॉल्ड पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, और उसके नतीजे में बनने वाले 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स उनको डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। एंड दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और तीसरी अहम बात आपने यहां पर ये याद रखनी है डीएनए रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ सेल। सेल की लाइफ में ये बार बार ये प्रोसेस नहीं होता। इट अकर्स ओनली वंस, इट अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ सेल। ऐसा नहीं है कि बार बार डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। एक सेल की लाइफ में
ये सिर्फ एक ही दफ़ा ये प्रोसेस परफॉर्म होना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन होगी किस तरह से। डीएनए रेप्लिकेशन के मुतालिक कि ये जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है इससे 2 डॉटर डीएनए बनने हैं, तो इसके मुतालिक 3 डिफरेंट आइडियाज़ पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम पहले इन मॉडल्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या स्टेट करते हैं अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म होनी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से एक आइडिया ये है कि जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होकर टेम्पलेट का रोल प्ले करते हैं और इन दोनों टेम्पलेट के साथ न्यू स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज हो जाएंगे इस तरह से करके। इस तरह का जो मॉडल होता है ना उसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दोबारा देखिए, इस मॉडल के तहत रेप्लिकेशन किस तरह से हो रही है। इस मॉडल के मुताबिक रेप्लिकेशन इस तरह हो रही है कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल उसके दोनों स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एक जिप को हम अनजिप करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये एक स्ट्रैंड इस साइड पे खुलना शुरू हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड इस साइड पे खुलना शुरू हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेंगे। यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था। टेम्पलेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सैंपल जिसको देखते हुए आप कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा उस जैसा आप कोई ऑब्जेक्ट तैयार करें तो उस चीज को टेम्पलेट कहा जाएगा। जैसे हम किसी दर्जी के पास अपनी कोई शर्ट देकर आते हैं कि मुझे इस शर्ट जैसी एक और शर्ट बना के दें, तो वो शर्ट आप जो उस दर्जी को देते हैं वो दरअसल टेम्पलेट कहलाएगा। तो टेम्पलेट के तौर पर ये दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट करेंगे और दोनों स्ट्रैंड्स के पैरेलली न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे। यहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये जो पिंक कलर के स्ट्रैंड्स हैं ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। उनमें से एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं कि इस डॉटर मॉलिक्यूल के अंदर कंजर्व हो गया है और दूसरा स्ट्रैंड दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कंजर्व हो गया है और दोनों इस वक्त टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। ये भी इस वक्त टेम्पलेट है और बिल्कुल इसी तरह से ये पिंक स्ट्रैंड इस जगह पर टेम्पलेट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोनों टेम्पलेट के पैरेलली न्यू स्ट्रैंड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और इन न्यू स्ट्रैंड्स की कंस्ट्रक्शन के बाद, जो कि ये ब्लू कलर में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इन न्यू स्ट्रैंड्स की कंस्ट्रक्शन के बाद 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए और इस तरह के डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में एक ओल्ड स्ट्रैंड मौजूद होगा और एक नया स्ट्रैंड मौजूद होगा। इस मॉडल को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव इसको इसी वजह से कहते हैं कि वर्ड कंजर्वेटिव इसका मतलब होता है महफूज हो जाना, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड्स दोनों किसी एक मॉलिक्यूल में महफूज नहीं हुए, बल्कि ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर कंजर्व हो रहे हैं। उनमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल मॉलिक्यूल का ये एक डॉटर मॉलिक्यूल के अंदर कंजर्व हो रहा है और दूसरा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड ये दूसरे डॉटर मॉलिक्यूल के अंदर कंजर्व हो रहा है। अगर ये दोनों किसी एक के अंदर कंजर्व हो जाते तो तब हम इसे फुली कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन ये फुली कंजर्वेटिव नहीं है, यानी दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड किसी एक मॉलिक्यूल में कंजर्व होने के बजाय इनमें से एक मॉलिक्यूल में और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में कंजर्व हो रहा है। तो इस वजह से इस मॉडल को नाम दिया गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। अब आप देखिए कि ये जब एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, ये सपोज करो कि पिछली जनरेशन का डीएनए था और उसके बाद की जनरेशन के डीएनए ये होंगे और अब इनकी आगे जब रेप्लिकेशन होगी, यानी इनसे जो अगली जनरेशन पैदा होनी है, तो उस वक्त अब ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे और इन दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड से आगे जो डीएनए फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। देखो, ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद, ये पहला राउंड था रेप्लिकेशन का, यानी एक जनरेशन गुजर गई। अब ये दूसरी जनरेशन जब आएगी तो उसमें आप देखिए कि ये ब्लू स्ट्रैंड ये इधर कंजर्व हुआ और ये जो पिंक स्ट्रैंड है वो यहाँ कंजर्व हुआ और जो नए स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहे हैं, इधर भी नया स्ट्रैंड ब्लू बना है और इधर भी नया स्ट्रैंड ब्लू बना है। यानी यूँ समझ लें कि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो ब्लू कलर से हम इंडिकेट करें और जो ओरिजिनली पहली जनरेशन का स्ट्रैंड था उसको हमने पिंक कलर से शो किया हुआ है, ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो सके कि ये किस तरह से आगे इनकी कंजर्वेशन होती हुई जा रही है। बहरहाल आप इस सेकेंड राउंड में भी देख रहे हैं कि अगर ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, अगर इन दोनों को हम पेरेंटल स्ट्रैंड्स मान लेते हैं, क्योंकि ये
अब अपनी अगली जनरेशन के लिए ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। तो उनमें से एक पेरेंटल स्ट्रैंड एक मॉलिक्यूल में और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में कंजर्व हुआ और दोनों के पैरेलली न्यू स्ट्रैंड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं। और इसी तरह से यहां पर भी हुआ है। तो आपने नोट किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कैसा मॉडल है, ये क्या स्टेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, the two parental DNA strands separate and each of these then serve as a template for the synthesis of new DNA strand। समझ आई बात कि भाई दोनों जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और दोनों फिर टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं और इन दोनों टेम्पलेट के पैरेलली न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे। And the result is two DNA double helices, दो DNA double helices, helices helix का प्लूरल है, तो इस तरह से दो DNA double helices प्रोड्यूस होंगे, both of which consist of one parental and one new strand। जैसे आपने इस स्टेज पर देखा कि ये दोनों जो पेरेंटल थे उनमें से एक इधर कंजर्व हुआ एक इधर कंजर्व हुआ और दोनों मॉलिक्यूल्स में एक एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। अब देखो अगली साइकिल में भी इसी तरह से हो रहा है कि अगर ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं तो इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल में दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में कंजर्व हो रहा है और उनके साथ जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे हैं तो वो नए स्ट्रैंड्स दरअसल डॉटर स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। तो इस तरह से देखो ये हर जनरेशन के बाद जो रेप्लिकेशन होती जा रही है उसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत अगर ये रेप्लिकेशन होगी तो उसका ये तरीकेकार होगा। अच्छा, दूसरा एक और जो मॉडल है उसे कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। अभी आपने ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कौन सा मॉडल दुरुस्त है, इसको हम आगे चलकर अभी रिव्यू करते हैं। पहले मैं आपको जस्ट अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कौन कौन से मॉडल्स हैं और फिर उनमें से कौन सा मॉडल करेक्ट होगा, ये हम आगे जाके इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हासिल करेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बाद कुछ लोगों का ये ख्याल था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत नहीं होती बल्कि कंजर्वेटिव मॉडल के तहत होती है। दूसरा मॉडल कहलाता है कंजर्वेटिव मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेटिव मॉडल ये जो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ये अपने इस पेरेंटल मॉलिक्यूल के अंदर ही कंजर्व रहेंगे, यानी इसके अंदर इंटैक्ट रहेंगे, ये सेपरेट नहीं होंगे। अभी आपको मैंने पिछले मॉडल में ये बताया कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है वो इंटैक्ट रहेगा और इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड किसी एक डॉटर मॉलिक्यूल में कंजर्व हो जाएंगे, यानी ये पूरे का पूरा पेरेंटल मॉलिक्यूल एक अदद डॉटर मॉलिक्यूल में तब्दील हो गया है। इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज ये नेक्स्ट जनरेशन का एक मॉलिक्यूल बन गया है। और जबकि नेक्स्ट जनरेशन में जो दूसरा मॉलिक्यूल पैदा हुआ है वो इंटायरली न्यू स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल टोटली नए न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट करते होंगे। तो इस तरह का जो मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन है जिसके मुताबिक दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड किसी एक डॉटर मॉलिक्यूल में कंजर्व हो जाएं और दूसरा डॉटर मॉलिक्यूल इंटायरली न्यू स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल हो, तो दिस काइंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल। आपको देखिए दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना कि कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक दोनों स्ट्रैंड किसी एक मॉलिक्यूल में कंजर्व हो रहे हैं और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में हमने देखा कि दो पेरेंटल स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड एक मॉलिक्यूल में और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में कंजर्व हुआ था। अच्छा, अगर इसी कंजर्वेटिव मॉडल को फर्दर फॉलो किया जाए, ये तो अभी एक जनरेशन आई है, अगर नेक्स्ट जनरेशन आएगी यानी ये जिस सेल के अंदर ये वाले डीएनए होंगे तो उससे अगला जो सेल आएगा यानी उससे अगली जो जनरेशन आएगी उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर इसी तरह से होगा कि अगर सपोज करो कि इस वक्त ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं और ये दोनों भी इस वक्त पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, क्योंकि इस जनरेशन के अंदर ये दोनों पेरेंटल मॉलिक्यूल्स अब कहलाएंगे। तो अब देखिए कि इनकी आगे जब रेप्लिकेशन होगी तो ये कंप्लीट यहां पर कंजर्व हो गया और एक बिल्कुल इंटायरली न्यू डीएनए फॉर्म हुआ जिसके दोनों स्ट्रैंड्स टोटली न्यू हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि ये पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज यहां कंजर्व हो गया और एक मॉलिक्यूल इंटायरली न्यू है। यानी अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स किसी एक मॉलिक्यूल में कंजर्व होंगे और दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल नए स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होगा। दिस काइंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या स्टेट कर रहा है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आप यूं इसकी वर्डिंग बनाएंगे
कि द पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये अनजिप नहीं होगा, जिस तरह से अभी पिछले केस में आपको बताया था कि वो अनजिप हो जाता है, जबकि ये अनजिप नहीं होगा। पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर एप्लीकेशन हैज अकर्ड, वन डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स, जैसे ये आपको दिखा है बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड किसी एक डॉटर मॉलिक्यूल में आ गए, एंड द अदर डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन्स डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ ऑल न्यूली सिंथेसाइज मटेरियल, यानी इसमें कोई भी ओल्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुआ होगा, यहां पर टोटली न्यू मटेरियल से ये दोनों स्ट्रैंड तामीर हुए हैं। तो इस किस्म की रेप्लिकेशन को कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो अब तक हमने देखिए दो आइडियाज रेप्लिकेशन के मुतालिक देख लिए हैं, एक आइडिया को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव और दूसरे को कंजर्वेटिव। दोनों में वाज़ेह तौर पर डिफरेंस है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में पेरेंटल स्ट्रैंड्स में से एक मॉलिक्यूल में और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में कंजर्व हुआ था, और डॉटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ओल्ड और एक नया स्ट्रैंड। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड किसी एक मॉलिक्यूल में कंजर्व हो गए और दूसरा मॉलिक्यूल इंटायरली न्यू स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से आप दोनों मॉडल्स में क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा एक और मॉडल भी है, और उस मॉडल को कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ये जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन स्प्लिट कर जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी फ्रेगमेंटाइज हो जाते हैं, और फ्रेगमेंटाइज होने के बाद ये न्यू फ्रेगमेंट्स के साथ रीअरेंज होते हैं, और रीअरेंज होने के बाद एक मिक्सचर बनता है मॉलिक्यूल में ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स का। आप देखिए इस मॉलिक्यूल में देखिए तो यहां पर भी आपको ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स मिक्स नजर आ रहे हैं दोनों स्ट्रैंड के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रैंड कंप्लीटली न्यू है और ये कंप्लीटली ओल्ड है, ऐसा नहीं है। इस स्ट्रैंड के अंदर भी आपको कुछ हिस्सा पुराने वाला नजर आ रहा है, कुछ नया, कुछ पुराना कुछ नया। इसी तरह से यहां पर भी आपको कुछ पुराना कुछ नया, कुछ पुराना कुछ नया। तो यानी इस मॉडल के मुताबिक जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, वो बल्कि फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा। उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होकर टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करें, बल्कि ये मॉडल कहता है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स स्प्लिट कर जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, और फिर वो टुकड़े नए टुकड़ों के साथ मिलकर रीअरेंज होंगे और टू डॉटर मॉलिक्यूल्स वजूद में आएंगे, और इस तरह से बनने वाले जो दो डॉटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर मिक्सचर मौजूद होगा ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स का। सो इस मॉडल को कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। और इस डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक अगर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन टेक प्लेस हो, यानी ये तो पहली जनरेशन थी, उसके बाद अगली जनरेशन के अंदर आप देखिए इसमें भी इसी तरह से मिक्सचर फॉर्म होगा ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स का। तो अब आपने देखा कि ये जो तीन मॉडल्स हैं उनमें डिस्पर्सिव मॉडल एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट शो कर रहा है। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में या न्यूक्लियोटाइड्स में ये डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद फिर दीज न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टुगेदर विद न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, टू न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल अब बनेंगे, और इन टू न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने में ओल्ड न्यूक्लियोटाइड्स और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्बिनेशन होगी, कंबाइन करेंगे वो, और रैंडमली कंबाइन करेंगे, कोई एक जैसे पैटर्न पे कंबाइन नहीं करेंगे। और इस रैंडम कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो डॉटर मॉलिक्यूल्स वजूद में आएंगे उन डॉटर मॉलिक्यूल्स में मिक्सचर मौजूद होगा ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स का। ठीक है जी, तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो तीन मॉडल्स आपको मैंने बताए हैं, इन तीन मॉडल्स में ये वाज़ेह तौर पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक आप देख रहे हैं कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड, उनमें से एक स्ट्रैंड एक मॉलिक्यूल में और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल में कंजर्व हो रहा है, और जो डॉटर मॉलिक्यूल बन रहा है हर डॉटर मॉलिक्यूल में एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड है। कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड किसी एक मॉलिक्यूल में कंजर्व हो रहे हैं और दूसरा मॉलिक्यूल इंटायरली न्यू स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। और डिस्पर्सिव के मुताबिक जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है वो डिस्पर्स हो जाता है इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कंबाइन होकर तो इस तरह से टू डॉटर डीएनए बनाएंगे जो कि मिक्सचर होगा ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स का। और सेकेंड राउंड के बाद भी आपको इनकी स्टेट नजर आ रही है। तो ये तीन डिफरेंट मॉडल्स डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से पेश किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीन डिफरेंट मॉडल्स में से
करेक्ट मॉडल कौन सा है। तो इन 3 डिफरेंट मॉडल्स में से जो मॉडल करेक्ट है उसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे सामने आया था in the form of Michelson-Stahl experiment. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.